हेलो। हम लोग जो है थोड़े और स्टूडेंट जुड़ जाए देन वी विल स्टार्ट। ओके। गुड इवनिंग मैम। आपको होस्ट कर रहा हूँ मैं। जी जी हेलो मैम। हेलो। हेलो, यस मैम, आई एम मेकिंग यू अ होस्ट। ओके ओके ओके। और आप वो जो वीडियोस बना रहे थे यूट्यूब पे तो आप कर जी मैम, दीजिएगा मेरा, है ना? ठीक है मैम, आई विल डू इट। ओके जी 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 ओके। मैम, जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट, मतलब कि वी आर गोना स्टार्ट देयर बायोलॉजी क्लासेस आल्सो फ्रॉम टुमारो, तो एक बार आप ओके। थोड़ा सा बच्चों को बोल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो परवेज भाई का फोन आ गया था। ओके मैम, ओके श्योर मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू। आप सभी लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? यस ओके। हाँ, आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल से आपका जो बायोलॉजी है उसकी भी क्लासेस होंगी जो सेम टाइम पे होगी एवरी थर्सडे। ठीक है। और ये जो क्लास होगी ये भी 8:30 बजे होगी, तो कल आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और आगे फ्यूचर में आपके लिए इंग्लिश की जो क्लास है वो भी प्लान की जा रही है। ठीक है ना? रोजमीन परवीन मैडम जो है बहुत अच्छी टीचर है और मैम आप लोगों को कल से बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी ने सुन लिया? मैम हाँ बोलो। सभी सेटल हो गए? मैंने कुछ Yes, अनाउंस किया था, किसी ने सुना कि नहीं? मैम इंग्लिश की Yes, क्लासेस आपको ये सब इंग्लिश तो बाद में होगी। कल से आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जीव विज्ञान की क्लास कल से आपकी स्टार्ट होगी जिसे रोजमीन परवीन मैडम पढ़ाएंगे। तो आप लोग कल शाम को 8:30 बजे ज्वाइन करिए क्लास। ठीक है ना? और हाँ, हम लोग कहाँ थे? ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। वही सोचा ना कहाँ थे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब किसी ने ये भी सुना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है? कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था इसका। एक साथ इन दोनों रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? यस यस है मैम। ना? अब हम बात कर रहे हैं, एक एक पहले हम डील करेंगे फिर हम उसको समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो आप लोगों को कल मैंने बहुत सारी रिएक्शंस बताई थी जिसमें कहीं वाटर बस बताइए। प्लीज शायद रेहान की आवाज आ रही है अभी। रेहान की आवाज है क्या? ठीक है। हम लोग जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कल मैंने बात की थी और आप लोगों को थोड़ा सा समझाया था कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन उसके साथ साथ होता है। और ये जो प्रोसेस है इसे एक साथ कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में जो है ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीकरण और जो रिडक्शन है उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो है ध्यान रखना कि जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है,
गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड से जुड़ रहा है तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन। क्या होगा, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है, मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं यहाँ पे आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और जो बड़ा लेवल है उस पे ना बता के एक छोटी सी शॉर्टकट में बताना चाह रही हूँ कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन या अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब ये जुड़ता कैसे है, ये रिएक्शन कैसे होती है, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मुझे बताइएगा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या नहीं? Yes, ma'am. मेरा व्हाइट बोर्ड क्लियर है आप सभी? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. अभी हमने डेफिनेशन, क्या है हमारी डेफिनेशन, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। ये सिंपल है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है कि यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन होती है, दो केमिकल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कॉपर, और यहाँ पर क्या हो रही है रिएक्शन, ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है क्या होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मैम ऑक्सीडेशन। Oxidation. क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर, कॉपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है। वैसे ही अब मुझे बताना, यहाँ पर, ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गई, मैम रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन, ठीक है। Oxidation. हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटा? मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, ये समझ में आया। जब क्या हुआ, ये जो कॉपर ऑक्साइड था, है ना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुई, कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराई तो बना कॉपर ऑक्साइड। ये प्रोसेस थी ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है इस कॉपर से जाकर जुड़ गया, और हमारी डेफिनेशन ही है ऑक्सीडेशन की, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा, जब कॉपर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो निकल जाए, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो, किसी रिएक्शन में निकल जाए, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है, या अपचयन। समझ गए? अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और अपचयन या रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है? रेहान मेरे बोर्ड पे कुछ मत लिखो। यस मैम। देखो, ये जो कॉपर है इसने तो क्या किया, इससे तो ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, इसने किससे रिएक्ट किया और क्या बनाया, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया और बनाया वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है ना, ये हो गई Oxidation. ठीक है, उल्टा कर दिया, सॉरी, नीचे हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये हुआ ऑक्सीडेशन, Oxidation. क्योंकि यहाँ इस हाइड्रोजन से जुड़ गया ऑक्सीजन,
और ये हुआ रिडक्शन। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि मैम ने तो बोला कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ तो हमें कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है। किसी के दिमाग में ये बात आई क्या? यस मैम। यस मैम। ये बात आई। तो यहाँ पे एक और चीज है, जब भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए जाते हैं या जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा जरूर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये जो कॉपर होता है ना, इसकी वैलेंसी होती है 2+, कितनी होती है 2+, तो यहाँ पर कॉपर पे चार्ज भी आएगा 2+। ये सिर्फ सिंपल दिखा रहा है ना CuO+H2, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Cu2+ H2O। तो हमेशा याद रखना जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो नंबर है ना ये बढ़ता जाता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। दिमाग में रखना इसे, आप अपनी कॉपी में लिख लो। ये शायद अभी आपके कोर्स में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है, क्योंकि इसने क्या करा है, ऑक्सीजन को निकाल दिया अपने अंदर से कॉपर पे, और कॉपर की जो वैलेंसी है, वैलेंसी आप सभी को पता है, संयोजकता मैंने आपको बताया था, निकालना भी बताया था और समझाया था कि संयोजकता क्या होती है, याद है? यस मैम। संयोजकता या है ना? तो कॉपर की वैलेंसी Yes. होती है 2+, तो जब भी हाँ, यहाँ पर कॉपर ने जैसे ही ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकाला और इसने क्या करा, इस ऑक्सीजन को दे दिया इस हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन किसके पास चला गया, इस हाइड्रोजन से रिएक्ट कर दिया, यहाँ से ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है एक, इसलिए एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, इसलिए दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन किया और बनाया H2O, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये प्रोसेस, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर इस कॉपर जो है ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो गया है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड, जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका क्या हुआ, रिडक्शन। समझ गए? थोड़ा सा समझो, क्लियर समझो, दिमाग में इस चीज को रखना। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पर एक स्टेट बन रही है जिसे कहा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाई, ऑक्सीडेशन, है ना? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा रिड्यूस फॉर्म में। हमेशा जब ऑक्सीडेशन होता है तो जो पदार्थ बनता है वो बनता है रिडक्टेंट, और जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पदार्थ बन रहा है रिडक्टेंट, लेकिन जब रिडक्शन हो रहा है तो पदार्थ जो बनेगा वो बनेगा ऑक्सीडेंट। और ये दोनों प्रोसेस जो है वाइस वर्सा होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती है, ये आगे के डायरेक्शन में भी चल सकती है और पीछे के डायरेक्शन में भी। देखो यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया है, दिख रहा है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल सकती है और इस डायरेक्शन में भी। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लेना। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी आपके सारे एग्जांपल आपकी बुक के ही बता रही हूँ ताकि आपको समझने में, लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना? जैसे यहाँ पर आप लोग बताओ कि कौन सी प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगी और कौन सी रिडक्शन होगी। N1 ऑक्सीजन का जुड़ना या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन निकल रही है तब वो कहलाएगा रिडक्शन। यहाँ पर अगर इस प्रोसेस को इस डायरेक्शन में देखें तो ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है।
क्योंकि मैंने कहा रिवर्सिबल। और अगर इसी प्रोसेस को इस डायरेक्शन में देखें तो ये है रिडक्शन। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन, और किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकला है तो रिडक्शन। इसी की दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिडक्शन है। यहाँ पर चार प्रोसेस एक साथ हो रही है, दो कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में भी एक, जैसे जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन। ऐसे ही जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, उसने कार्बन में ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना दिया, ऑक्सीडेशन। मेरी बात क्लियर हो, समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बता दो। नो मैम। इसको, इस रिएक्शन को मैं पूरा खोल के भी आपको लिखकर बताती हूँ, हालांकि वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कॉपर और ऑक्सीजन जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Cu प्लस O माइनस ना, O2 माइनस, और यहाँ पर हमारे पास में एक और है H2। तो ये इस H2 से ये जो O2 माइनस है ये रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, तो हमारी जो टोटल रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Cu प्लस H2O। समझ में आ रहा है? यस मैम। और यहाँ पर हो गया CuO प्लस H2। दिख रहा है? यही होलसेल रिएक्शन है कि पहले ये जो कंपाउंड है ये इसमें टूटेगा और फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो पहली प्रोसेस हो गई ये हो गई रिडक्शन, और ये प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो इसी एक रिएक्शन में हमने दोनों प्रोसेस को एक साथ लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। यस मैम। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या समझना? क्योंकि आज ज्यादा लोगों की आवाज नहीं आ रही है। डिफिकल्ट हो रहा है क्या समझना? यस मैम, थोड़ा। क्या डिफिकल्ट है अब ये बता दो, क्योंकि रोज जब भी मैं लेक्चर लेती हूँ तो बहुत सारे लोगों की आवाज आती है, आज आ नहीं रही है। क्या डिफिकल्टी है इसमें, कोई बताएगा मुझे? कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे जरूर बताओ। नो मैम, नहीं है। नहीं है, ठीक है, आगे चले। यस मैम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो देख लिया। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप दो कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हो इसे, या तो आप ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट ले लो या आप हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ले लो। तो आप सिंपल ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट लेके रखोगे तो ज्यादा बेटर है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हो, लेकिन आप यही कॉन्सेप्ट याद रखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना किसी केमिकल रिएक्शन में, अपचय। क्लियर? दोनों रिएक्शन जब एक साथ होती है तो इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या उपापचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब आपके सिलेबस में इसके बाद में करोजन या संक्षारण। तो ये जो करोजन या संक्षारण है, ये जो प्रोसेस है ये भी ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है। करोजन या जो लोहा होता है उसमें जो जंग लगता है ना, या रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो प्रोसेस है ये भी ऑक्सीडेशन पर डिपेंडेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर नया इससे लोहे इसको का पेंट करते हैं। इनको संसारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। वेरी गुड, और भी कुछ करते हैं? यस पेंट मैम। के अलावा क्या करते हैं? मैम इस पे मतलब
मैम वो ब्लैक कलर का कुछ आता है, वो लगाते हैं, इससे जंग नहीं लगता। ब्लैक कलर का क्या आता है? पेंट आता है और नहीं, ग्रीस आता है, ग्रीस ग्रीस यस मैम, ग्रीस ग्रीस। है ना, ग्रीस लगाते हैं। और क्या करते हैं? और आप लोगों ने एक और इसको चीज पानी से सुनी? बचाते हैं। हाँ, तो पानी से बचाने के लिए और क्या करते हैं? पानी से बचाने के लिए मतलब इस पे अपन क्या करते हैं? नहीं अच्छा, याद नहीं आ मशीनों के अंदर आपने घर में अ, या तो घर की सिलाई मशीन हो या कोई दूसरे मशीनों के पुर्जे हो, उसमें तेल डालते हुए देखा? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। डालते हैं। याद आया? ऑयलिंग करते हैं। यस मैम। और मैंने ऑयल आपको मेरे लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि सोडियम को ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं। क्यों डुबा के रखते यस हैं मैम, केरोसिन में? इसमें जंग ना लगे। क्योंकि हाँ मैम यार, वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, वाटर से रिएक्शन ना हो, तो प्रिवेंशन के लिए, है ना, कि वो आग ना पकड़े। अब यहाँ पर जंग ना लगे, इसलिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट करते हैं, ऑयल लगाते हैं, और क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस। और क्या करते हैं? आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ाया था, आपको याद हो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। बताया था ना कि स्टील के बर्तन पे दूसरी आपको परत दिखेगी या पीतल के बर्तन पे यस मैम, स्टील की परत दिखेगी। आजकल बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं। याद आया? यस मैम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना। हाँ, ठीक है, तो ये जो करोजन है ये कैसे होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई नया लोहे का या आयरन का कोई कंपाउंड लेकर आए, कोई पदार्थ लेकर आए, कोई चीज लेकर आए, तो कुछ दिन तो वो चमक रही है, उसके बाद कुछ दिनों बाद अगर उसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दे और हम उसके ऊपर अगर पानी की बूंदे ना भी डालें, तो भी कैसा हो जाता है? उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक हल्की सी नारंगी टाइप की, कत्थई नारंगी टाइप की जो है परत जमने लग जाती है। यस ऐसा देखा? यस सभी ने यस देखा मैम। है ना? यस मैम। तो वो जो है वो किसके कारण हो रही है? कि जो एटमॉस्फेयर है हमें आंखों से दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस है, और साथ ही थोड़ी सी पानी की नमी है, बूंदे है। और ये जो है हमें पता है कब महसूस होती है? ऐसे अगर कोई कहे ना कि ये खुला है एटमॉस्फेयर और इसमें पानी की बूंदे, तो आप विश्वास नहीं करोगे। करोगे क्या कि ह्यूमिड है या पानी की बूंदे हैं? कोई विश्वास करेगा क्या ऐसे नॉर्मली? नो मैम। नहीं करोगे ना, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हो मॉर्निंग में। सुबह सुबह अगर आपने कभी देखा हो तो उठते हो तो पत्तियों पर देखना पानी की बूंदें जमी जमी रहती है, यस मैम। रहती है ना, तो वो इंडिकेट करती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? पानी की बूंदे भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये क्या होता है कि जो आयरन की ऊपर की परत खुली हुई है, तो उस पर ये ऑक्सीजन और ये जो पानी है ये रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन के ऑक्साइड्स बनाता है, जो कि कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के। और ये क्या करते हैं? जो आयरन रहता है मैम, उसकी जो ऊपर की परत है उसे खराब कर देते हैं। हाँ बोलो, मैम इसको कोई अपन कुछ बोल अगर रहा था, अपन बोलो। ढक के भी रखे फिर भी इसको वो कर दे। यस फिर मैम, भी कर बोल रहा देते था हैं, रीजन मैम, क्या? इसको हवा को ही अपने रोक नहीं ढक के सकते हो। रखे फिर भी वो खराब कर देती है। हाँ, फिर भी वो खराब कर देते हैं। क्यों खराब कर रहे हैं पता है? क्योंकि हवा को हम हर जगह रोक नहीं पा खराब रहे कर हैं। देती है। और जो मेटल है उसकी सरफेस क्या है? खुली हुई है, और उस पर बारीक बारीक छेद होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिख नहीं रहे हैं। तो ये पानी की बूंद और ऑक्सीजन जाके उसमें बैठ जाती है और रिएक्शन करके क्या बना लेती है? उसके ऑक्साइड्स बना लेती है। और बार बार जैसे ही हमने ऊपर की परत हटा के साफ कर दिया, नेक्स्ट डे जाके देखोगे फिर वो परत दिख जाएगी। होता है ऐसा? यस मैम, होता है कि नहीं? और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर हमने उसे पेंट नहीं किया तो बार बार हम साफ करते रहेंगे, तो वो जो लोहे की चादर है वो कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी और उसमें छेद होने लग जाते हैं और फिर खराब हो जाती है, जंग लग जाता है। देखा है ये? यस मैम। तो इसे रस्टिंग या क्या लगना कहते हैं? जंग लगना। अब जंग लगने से प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली बात है कि जो मेटल है उसकी ऊपरी जो सरफेस है उसको
डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कनेक्ट ना होने दिया जाए और पानी से उसका रिएक्शन ना होने दिया जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, रस्टिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, या तो उसके ऊपर ऑयल पोत दिया, ऑयल जैसे ही लगाया तो क्योंकि पानी जो है ऑयल इनसॉल्युबल है, इसलिए वो डायरेक्ट मेटल से कनेक्ट नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, पेंट कर दिया जाता है और क्या किया जाता है, और उस पे ग्रीस लगा दिया ग्रेस जाता है। ग्रेस हाँ, ग्रीस लगा दिया जाता है और बहुत सारा गैल्वेनाइजेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ये चीजें आगे के केमिस्ट्री में या आगे जब भी साइंस लोगे तो उसमें डिटेल में पढ़ना। हमारे इस चैप्टर में भी करोजन था। इसके बाद है रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी, ये सुना है बात कभी? हिंदी में कहते हैं मैम कि कोई विकृत गंधिता बोलते हैं, हाँ, हिंदी में मैम इसे सुना है। विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत, हाँ विकृत गंधता या रेंसिडिटी। और अगर अपनी जनरल कॉमन लैंग्वेज में कहें तो क्या कहते हैं, तेल चढ़ना। सुना है कभी कि चिप्स पे Yes, तेल चढ़ ma'am. गया, सेव पे तेल चढ़ गया। Yes, ma'am. इंदौर से, आप सभी इंदौर से हो? Yes, ma'am. यस मैम इंदौरी लोग Yes, सेव yes, बहुत ma'am. खाते हैं। सभी को पता है सेव बहुत खाते हैं, चिप्स बहुत Yes, खाते yes, हैं, ma'am. तो उस पे क्या चढ़ गया, तेल। तेल चढ़ा। अजीब सी स्मेल आने लगती है, स्वाद भी कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है या खराब? खराब। खराब। खराब हो जाता है मैम। खाने का स्वाद भी बहुत खराब हो जाता है ना? और उसको कहते हैं ये तो खराब हो गया, तेल चढ़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये क्या तेल या ऑयल है, जब ये खुला रहता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो उससे रिएक्ट कर देता है और उसको खराब कर देता है। इसीलिए आप देखना कि जब भी ऑयल या तेल रहता है तो उसको पैक कंटेनर में रखा जाता है। और क्या होगा, जब ऑक्सीजन उससे जुड़ता है तो उसके स्वाद को खराब कर देता है बहुत सारी। और इसीलिए क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज बंद और कर देखी दो। होगी, चिप्स के जो पैकेट रहते हैं, जैसे हम लेज वगैरह खाते हैं तो फुले हुए रहते हैं, देखा है कभी? यस मैम। यस मैम, इसमें मैम इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस रहती है। नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्यों भरते हैं, वजन बढ़ाने के लिए। नो No, मैम, ma'am. इसमें मैम डेंसिटी उसे बचाने के लिए। मतलब उसको विकृत गंधित होने से बचाने के लिए। हाँ, विकृतीकरण होने से बचाने के लिए, समझ गए? तो फूड प्रोडक्ट्स में जैसे जो मेटल आयन पर, मेटल्स पे अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, वाटर की रिएक्शन हो रही है और वो खराब हो रहे हैं तो उसे करोजन या क्या कहते हैं, संक्षारण। वैसे ही फूड प्रोडक्ट्स जैसे तेल, घी, इनके साथ अगर ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और उसके स्वाद को, उसकी खुशबू को, उसकी गंध को क्या कर दिया, खराब कर दिया, है ना, विकृत कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। ठीक है। और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट रहते हैं जिन्हें तेल या घी में तला है, उसे गैस के अंदर भर दिया जाता है। गैस जो है कंटेनर या जो भी पॉलिथीन में पैक किया, पहले उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिया और उसको पैक कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, नाइट्रोजन आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए उसको भर दिया जाता है। क्लियर हुई बात? और मैम यस मैम। हाँ, बोलो। मैम इसको अपन ऐसे बाहर रखते तो ये सब चीजें खराब हो जाती है, मतलब वो नरम ये हो चीजें जाती है, खराब हो जाती हैं। क्यों खराब हो रही नरम हो है? जाती है नरम भी हो जाती हैं, क्यों? ये नेचुरल क्योंकि ये नेचुरल जो हवा ऑक्सीजन से क्रिया कर हवा लगती है मैम, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। खाए में किसमें बेटा, आवाज क्लियर नहीं हो रही, फिर से रिपीट करो। किसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पूछ रहे हो आप? मैम जो ये विकृत गंधिता है ना, इसमें भी ऑक्सीडेशन। हाँ, इसमें विकृत गंधिता में भी ऑक्सीजन क्रिया करती है, लेकिन विकृत गंधिता में ऑक्सीजन किससे क्रिया कर रही है, किससे रिएक्ट कर रही है, खाने के प्रोडक्ट से। और खाने के प्रोडक्ट में भी, फूड प्रोडक्ट में भी स्पेशली ऑयल और जो घी है, तेल और जो घी है उससे। और एक और चीज है, अगर आपने कभी दिया जलाया हो दिवाली पर या नॉर्मली भी कभी दिया जलाया तो आप देखना
कि जो दिया जो है तेल को जलाया जाता है, उसके बाद में अगर दिया बुझ जाता है और सुबह उठ के देखना कि जो दिया है, जो कैंडल है, उसके अंदर सब व्हाइट व्हाइट जम जाता है, देखा है कभी? Yes, या ma'am. उसकी जो बाती रहती है वो उससे चिपक जाती है, देखा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कि नहीं? तो वो जो चिपचिपा एलिमेंट रहता है ऑयल या घी में, उसको भी खत्म कर देता है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसमें विकृतीकरण आ जाता है, उसकी गंध चेंज हो जाती है। विकृत होने का मतलब ही है कि उसका रूप बदल जाता है, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, और विकृत यानी खराब हो जाती है। ठीक है? मैम ये देखने में भी खराब हो जाते हैं। हाँ, फिर से बोलो बेटा, टेस्ट तुम्हारी आवाज है वो तो खराब हो मैम, एक इसका जो काम करो टेस्ट ना, होता है ना वो तो खराब होता ही है। हाँ टेस्ट भी खराब होता है और उसकी स्मेल भी खराब आने लग जाती है। यस मैम। के साथ साथ मतलब उसका स्वाद भी खराब होता है और उसकी गंध भी खराब होती है। टेस्ट और उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी खराब हो जाती है, बहुत गंदी स्मेल आती अरे है। यार ठीक है? मैम ये दिखने में भी खराब हो जाता है। हाँ, आप खुद देखना, अगर आपने ऑयल को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का नहीं ना, थोड़ा सा ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट करना कि जब खाना बनाया या पूड़ियाँ तली और वो जो तेल बच गया, उसको थोड़े से बीकर के अंदर भर के ऐसे ही खुले रख देना 10-15 दिन के लिए। उसके बाद देखना वो गाढ़ा हो जाएगा और उसमें से बहुत फाउल स्मेल आएगी, करके देखना। ये भी Yes, होता ma'am. है। Yes, ma'am. ठीक है? अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और पानी है, वो सारी चीजें उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। अब इसके लिए बहुत लंबी केमिस्ट्री है, कार्बन के जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के, उसके बीच में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, बहुत लंबी केमिस्ट्री है। अभी आपके सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है, फिर भी जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इस चीज को और डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है? लेकिन अभी तो इतना समझो कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन? फैट भी और ऑयल भी, कोई सा भी तेल हो। दूसरी चीज की जब भी इससे पानी और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इसका स्वाद बदल जाता है, इसकी खुशबू बदल जाती है। दूसरी चीज कि इसका जो इंस्टेंट नहीं दिखेगा, उसके रूप में चेंज इंस्टेंट नहीं दिखेगा कि उसमें क्या चेंज आया। अगर आप 10-15 दिन बाद, हाँ जलाने वाले केस में अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में है, थोड़ी सी मात्रा में, तब तो हमें दिए पे दिख जाएगा प्रैक्टिकली। लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हो कि गाढ़ा हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, तो आप उसको रख के देख लेना पूड़िया तल के, क्योंकि मैं अच्छे तेल को खराब करने का नहीं कहूंगी। पूड़िया तल के थोड़ा सा 2-3 ढक्कन तेल ही ले लेना, ज्यादा ना लो। उसको एक किसी भी कटोरी में, बर्तन में भर के और खुला छोड़ देना, और 8-10 दिन बाद देखना वो पूरा गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। उसकी स्मेल भी बहुत खराब लगेगी आपको, वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है? एनी डाउट? ओके नो हाँ, चिपचिपा। कोई डाउट? नो मैम। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, मैंने आपको कल बोला था कि हमने 3-4 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लेकर आना, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो, पूरे आपके साइंस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो। मैम। ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं? मैम हाँ बोलो, नाम भी बताओ ना, कौन बोल रहा मैम मैं है? शिवानी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ मैम मैं पूछो। शिवानी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ शिवानी मैम बोलो वो बेटा। मैम वो फायर फ्लाइज होते हैं ना, वो नाइट में क्यों हाँ, शाइन करते हैं? कौन से वाले बेटा? मैम जुगनू नाइट में क्यों शाइन करते हैं? आवाज कट रही, थोड़ा सा क्लियर बोलोगे? मैम वो बोल रहे हैं कि वो जुगनू। हाँ बोलो बेटा। मैम जुगनू नाइट में शाइन क्यों करते हैं? देखो ये क्या करते हैं जुगनू, ये जो है हमारा जो सोलर जो रेज है, इससे क्या कर लेते हैं, पहले तो ये
एनर्जी ले लेते हैं, फिर रात में जब ठंडा मौसम होता है तो वो निकालते हैं, जब वो उड़ते हैं तो उनमें से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, तो लाइट शाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? और दिन में क्या होता है वो चीजें हमें दिखती नहीं है, क्योंकि सोलर रेज इतनी ज्यादा तेज रहती है कि इतनी छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है वो दिखते ही नहीं है नेचर की, लेकिन रात में अंधेरा रहता है तो वो हमें दिखते हैं। मैम 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 ऐसा उनके बोलते हैं ना उनके अंदर प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशंस को। जो सोलर सूरज की जो गर्मी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, उसे क्या करता है मैम वो? हाँ मैम वो है ना मैम, उनके सोलर जैसा काम करता है ना मैम, वैसी वो भी काम करती है, उनकी बॉडी हाँ भी वैसी काम करती है। हाँ, जैसे उनकी बॉडी सोलर से भी थोड़ी सोलर सिस्टम बिजली से ली, काम करती फिर उसके बाद रात में वो है। चलता है ना, वैसी वो भी है। वो भी जैसे सन से यस, थोड़ी एनर्जी लेंगे, फिर उसके बाद वो मतलब लाइट चालू हो जाएगी। वो भी लाइट चालू करते भाई, कि क्या करते हैं वो रोशनी लेते हैं, फिर मैम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर रात में वो जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड सोलर पैनल आपने जो सौर ऊर्जा के लिए देखा है, तो अब क्या होता है, एक और चीज ध्यान रखना, हमारा जो पूरा बॉडी है ना ये प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? प्रोटीन। प्रोटीन से। मैडम प्रोटीन। आपको पढ़ाई बायोलॉजी में, आपका जब बायोलॉजी होगा कल तो मैम शायद आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से। ठीक है? और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है ना? हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से। तो ये जो प्रोटीन है ये हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और फिर उसमें से शाइन निकलती है, लाइट निकलती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, मैम आपको पढ़ाएंगे, इसलिए इस टॉपिक पर मैं जाना नहीं चाहूंगी, है ना? और हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैंने लास्ट टाइम आपको कार्बन की पीरियोडिक टेबल भी बताई थी और उसमें कार्बन बताया था, तो कोई बता सकता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, वेरी गुड। ओके, और कार्बन क्या है? हाँ, कार्बन क्या है कोई बताएगा मुझे? एनीवन? बेटा 2 मिनट, है ना? यस मैम। चलो, मुझे कोई बताएगा कि मैम सी हाँ बोलो। आई एम बैक। केमिकल एलिमेंट। कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान बता दूं कि हमारा जितना भी वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उससे लेकर बड़े से बड़ा जीवित प्राणी, सब मिलकर बने हैं कार्बन से। किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। सभी सभी, इवन जो पेड़ पौधे प्लांट है वो भी किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। याद रखना, ठीक है? जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। यहाँ तक कि जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं ना वो भी कार्बन से मिलकर बने, आपको पता है? क्या? यस मैम। जो क्लॉथ होते हैं ये कार्बन से मिलकर बने हैं क्या? बने। क्यों, कैसे बने, कोई मैम बताएगा? कैसे? मैम क्योंकि ये एनिमल की बॉडी से ही बनते हैं ना शायद। कपड़े एनिमल की बॉडी से बनते, कौन से बताओ? कॉटन? मैम कॉटन तो शिप से बनते हैं ना। कॉटन शीप से बनते हैं। एनिमल? मैम पेड़ भी आता है। कौन सा पेड़? कार्बन, ये जो कॉटन के कपड़े हैं ये कपास का पेड़ आता है। सेलुलोज। उससे निकलती है रुई। हाँ, सेल्यूलोज। उससे निकलती है रुई। वो जो रुई होती है वो कॉटन होता है, उसके बनते हैं धागे।
यस मैम। फिर उन धागों को क्या किया जाता है, वीविंग किया जाता है, बुनाई की जाती है, तब कॉटन के क्लॉथ्स बनते हैं। हाँ और अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बन होता है, यस जो बॉडी है वो कार्बन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कपड़े भी किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। कार्बन से। अच्छा, जो हम खाना खाते हैं फूड प्रोडक्ट से, क्या वो कार्बन, उसमें कार्बन है? यस यस मैम। यस मैम है। फूड यस मैम। प्रोडक्ट। अच्छा, एक और चीज बताओ, जो अभी तुम लोग यूज कर रहे हो बुक्स, इसमें कार्बन है क्या? यस मैम है। यस मैम। Yes, पेपर ma'am. है। यस मैम Ma'am, है। पेपर में कार्बन है? Yes, यस ma'am. पक्का? Yes, कार्बन ma'am. किससे, ये पेपर किससे मिलकर बना है? अच्छा, कोयला जो है, पेपर कोल, पेपर पेड़ों से मिलकर बना होता है ना, पेड़ से वो पेपर मिलके बना होता है। ठीक है, जो कोयला है उसमें कार्बन है क्या? यस मैम, बहुत सारा। मैम वो तो यस कार्बन ही है। है। वो तो कार्बन मैम वो ही है। कार्बन का कार्बन ही है। कार्बनिक कंपाउंड। अच्छा, एक और चीज बताओ, जो हीरा होता है वो कार्बन है क्या? यस मैम। यस मैम। डायमंड, मेरा तो हर नहीं चीज है। कार्बन है। हर चीज कार्बन है। ये प्लास्टिक जो है, पॉलिथीन, ये कार्बन है क्या? No, कार्बन ma'am. से मिलके बनी है। नो मैम। है, लेकिन उसका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है। अच्छा, ये बताओ, ये जो आयरन के पलंग है, ये कार्बन है क्या इसमें? जो आयरन की कुर्सियां हैं, आयरन की बाल्टी है, आयरन की पंखे हैं, इनमें कार्बन है क्या? No. नो मैम। किसी ने कहा था कि हर चीज कार्बन से मिलकर बनी है, तो ऐसा नहीं है। कंपाउंड्स कितने होते हैं? दो तरह के, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। कंपाउंड्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें सारे जितने भी पदार्थ है वो कैसे है, जिनमें क्या है, सारे पदार्थ जिनमें क्या हो, कार्बन, कार्बन। क्या हो, ऐसे कंपाउंड्स जो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से, कार्बनिक पदार्थ। और ऐसे कंपाउंड्स जो कि अब दिखने दो. जिनमें कार्बन नहीं है, वो क्या हो गए, अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर? पदार्थ जिनमें कार्बन हो, Yeah, yes, sir. कार्बनिक। हाँ, बोलो 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 बोलो। मैं आप दिखने दो. हाँ, मैं दिख नहीं रही हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने अपना वीडियो बंद किया, लेकिन मैं फिर चालू कर देती हूँ। अब दिख रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ओके। अच्छा, ये बताओ, आज मेरी क्लास में कौन है जिसने पहली बार ज्वाइन किया है? कोई ऐसा जो नया हो, आज पहली बार ज्वाइन किया हो? ये औशिका अग्रवाल, आपने आज ही ज्वाइन किया बेटा? मैम कल भी किया था। कल भी किया था, ओके। मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। एक गौरव, धनेश और महजबी, आप लोगों ने भी पहली बार ज्वाइन किया बेटा? नो मैम, कल आया था। अच्छा, और महजबी शेख? मैम कल किया था। ओके। वैशाली जी, इनको मैंने पहले भी देखा है। चलो, एनीवेज, ठीक है। हाँ, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है, उन सभी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक पदार्थ। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन नहीं है उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? कंपाउंड्स को एलिमेंट्स जिनसे कि मिलकर वो बने हैं, उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, या कार्बन और उसके बने हुए पदार्थ। ठीक है? यस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है या पेट्रोल है। पेट्रोल है, उसमें भी कार्बन है, और पेट्रोल जो है वो कैसे बनता है आपको पता है? इसे जीवाश्म भी कहते हैं।
या बायो ऑयल भी कहते हैं पेट्रोल को, आपको पता है? यस मैम। जीवाश्म तेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपको पता है क्यों कहते हैं? ना मैम, पेट्रोल बनता कैसे है, किसी को आइडिया है? मैम जमीन में से निकलता है। जमीन से निकलता है। जमीन में से निकलता है, लेकिन कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, ये किसी को आइडिया है? नो मैम। देखो आपने कुछ कुछ चीजें सुनी होंगी, अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, या यस मैम। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, लोग मर जाते हैं और जमीन में गड़ जाते हैं अंदर ही अंदर। पेड़ पौधे भी टूटते हैं, वो भी जमीन में गड़ जाते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जब उनकी डेथ होती है तो उन्हें भी गाड़ा जाता है। तो क्या होता है, बहुत सालों तक, हजारों सालों तक जब वो नीचे 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 जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से राख हो जाते हैं, क्योंकि जो भूमि है हमारी अर्थ है, इसके नीचे बहुत सारा लावा है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह के ऑयल्स निकलते हैं और एक और पदार्थ, एक और कंपाउंड बनता है जिसे कोल कहते हैं। तो जो हड्डियां वगैरह होती है, जब वो जलती है, बर्निंग होती है, तो जो एक्सट्रैक्ट रहता है, जो लिक्विड रहता है, जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें जमा होती है, तो ये सब नीचे एक्सट्रैक्ट होकर ऑयल में कन्वर्ट होते हैं अलग अलग तरह के। और ये जो हड्डियां हैं ये किसमें चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है कोयले में। किसमें चेंज हो जाती है, कोयले में। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं, सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमन बीइंग, सारे प्लांट्स, ये सब जमीन के अंदर दब गए थे और केमिकल रिएक्शन हुई और उसमें क्या निकले, उसमें से ये जो हमारे शरीर में जितने भी फ्लूइड है, जितने भी कार्बन से हमारा शरीर मिलकर बना है, तो जितना भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट से जो शरीर में जमा था, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं क्योंकि वो हम एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन है, फैट से, लिपिड से, ये सब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। और जो हड्डियां वगैरह रहती हैं वो जब जलती है बहुत सालों तक, हजारों सालों तक, तो वो किसमें कन्वर्ट वो हो जाती है, कोयला। कोयले में। ठीक है, कोल में, फिर इन्हें खदानों में से निकाला जाता है। क्लियर? इसलिए इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यस क्लियर? मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मेन केमिस्ट्री पर कि जो कार्बन है, ये जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कार्बन जो इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कौन सी बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? मैम 4। 4 है ना? मैम ओके 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 ओके। हाँ, एक और चीज बताओ कि +4 होती है या -4? प्लस। मैम +4 होती है। मैम +4 +4। ओके, ये +4 वैलेंसी शो करता है। और कार्बन के अंदर कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी बताओ, क्योंकि इसको हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितने टाइप के बॉन्ड्स बनाता है कोवेलेंट? मैम ट्रिपल बॉन्डिंग। और और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये सारे जितने भी बॉन्ड्स हैं ये कैसे होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड से, ये कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लॉस हो जाता है या गेन होता है, ये होता है, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ शेयरिंग। है, बताया था आपको, साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, याद है? यस याद है यस ना? मैम।
क्या हो रहा है, जब दो एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कल ही जुड़े तो मैं फिर से बता देती हूँ कि एक होता है आयनिक बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से डोनेट किए जाते हैं या फिर ले लिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कुछ बॉन्ड्स इस तरह के होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट ना होकर क्या होता है, साझेदारी हो, शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये डिपेंड करती है उस कंपाउंड की वैलेंसी पर कि उसके ऑक्टेट में सबसे बाहर का जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर सॉरी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन की वैलेंसी की। मैं फिर से आपको थोड़ा सा वैलेंसी बता देती हूँ कार्बन की, और फिर हम इसके आगे कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सारे बॉन्ड्स बताए थे, फिर से रिपीट करना है या समझ में आ गया था? समझ में आ गया था, ठीक है। देखो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो जल्दी से। मैम 2 4 1s2, 2s2, 3p4 2p2, 2p2 यही होता है। और अगर हम इसमें भरे तो 2 और 4, ठीक है। ठीक है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4। दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। ये कैसे बनाता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये सारे जो है कैसे होते हैं नेचर में, कोवेलेंट या सह संयोजक, है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है या कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन कितने बनाएगा बॉन्ड, आपको याद है ना ये चीजें? यस मैम। यस मैम ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन या कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। क्या होते हैं ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन या कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। ये जो कार्बन होता है ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, और अगर हम बात करें नेचर में तो ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। और क्योंकि सारे इसमें सारे जो एटम्स है सभी क्या है, कार्बन है, और कोई दूसरा एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप। आजकल एक और कार्बन का जो है मेन मेड है एक कंपाउंड और C6E, या ये फुटबॉल की तरह दिखता है, इसे कहते हैं फुलेरिन। क्या कहते हैं, फुलेरिन। सुना है नाम, सॉरी सुना है नाम। ये मैन मेड है, इसका शेप होता है और फुटबॉल की तरह, और इसे जो है बक मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको नाम दिया फुलेरिन, ठीक है। बक मिनिस्टर फुलर जो है उन्होंने इसको नाम दिया फुलेरिन उनके सरनेम के बेस पे, और उन्होंने बनाया था कार्बन 60, मतलब कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स को इस तरह से 60 मॉलिक्यूल्स को इस तरह से अरेंज किया कि ये जो है फुटबॉल के शेप में दिखने लगे। क्योंकि ये जो है जितने भी अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के, ग्रेफाइट के या डायमंड के, तो ये कैसे हैं, टेट्रा स्ट्रक्चर शो करते हैं, 4 जो है। और ये टेट्रा स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं
तो कैसा होता है ये षटकोण की तरह, इस तरह से ये एक दूसरे पे परतों में जमे रहते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। मैं नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर को यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ जनरल केमिस्ट्री डिस्कस किया है। अब ये जो कार्बन है, इन चीजों को हम नेक्स्ट वीक जो है यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है? मम्मी ग्रेफाइट का डायग्राम है। हाँ, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। मैम ग्रेफाइट जो है आपस में, हाँ, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ये बनाया था ग्रेफाइट का। जो ग्रेफाइट है ये क्या करता है, एक दूसरे पर परत के रूप में रहता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो कैसा होता है, मुलायम। और ग्रेफाइट आपको पता है, अभी किसी ने ग्रेफाइट देखा? यस मैम। Yes, मैम ma'am. वो पेंसिल की पेंसिल नीब। में। पेंसिल में। पेंसिल की नीब में। तो वो जो है वो कैसा होता है, थोड़ा सा नरम और मुलायम रहता है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर रहते हैं कैसे रहते हैं, जैसे कॉपी के पन्ने एक दूसरे पे जमे हुए रहते हैं, इस तरह से वो भी परतों के रूप में एक दूसरे पर जमे हुए रहते हैं, हेक्सागोनल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, हेक्सागोनल या षटकोण के शेप में होते हैं। जबकि हम बात करते हैं कार्बन, जो डायमंड है वो भी कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो होता है टेट्रागोनल। 4 जो है एजेस रहती हैं उसमें, कितनी रहती हैं, 4। और इसके कारण क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स है थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, इसलिए उनके बॉन्ड जो रहते हैं थोड़े से लचीले होते हैं। जबकि जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत पैक्ड हो जाती है, बहुत क्लोज हो जाते हैं। इसलिए जो डायमंड होता है सबसे हार्ड होता है। अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट पदार्थ क्या है, सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड क्या है, तो आप बता सकते हो कि डायमंड या हीरा है, बहुत कठोर होता है। तो क्यों और है, ग्रेफाइट डिफरेंस है कि जो ग्रेफाइट उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और वो परत में और लेयर में जमे रहते हैं, इसलिए वो मुलायम होता है। जबकि जो वो कैसा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है उसका, 4 चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है। एक होता है हेक्सागोनल, षटकोणीय, 6 कोण है। ये समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। ये हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, 6 कोण है इसमें। देखो 6 एंगल है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और ये कैसा हो गया, टेट्रागोनल, 1 2 3 4। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसा होता है, डायमंड में टेट्रागोनल, आगे से भी पीछे से भी इस तरह से ये टेट्रागोनल, और ये कैसा है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल होने के कारण जो कार्बन के एटम्स है वो थोड़े से कैसे है, दूरी पर है, थोड़े से डिफरेंस है इसमें। और ये कैसे रहते हैं, एक दूसरे पर प्लेट्स की तरह जमे रहते हैं, इसलिए एक दूसरे पर हमेशा फिसलते रहते हैं, और इसीलिए ये कैसा होता है, ये होता है नरम और मुलायम। जबकि ये जो कार्बन के अंदर ये डायमंड है, इसमें जो कार्बन एटम्स है एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशन में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग से बंधे रहते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, ये कैसा होता है, रिजिड होता है, आसानी से ये टूट ही नहीं सकता है, हार्डेस्ट एलिमेंट है ये। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? और दोनों ही किससे मिलकर बने हैं, प्योर कार्बन से, इसमें कोई और अदर एलिमेंट नहीं है। क्लियर, क्लियर हुई ये बात? यस ये जो है ये ग्रेफाइट के लिए स्ट्रक्चर है, एक मैंने यूनिट का बताया है, और ये है डायमंड के लिए। डायमंड में कैसा स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, डायमंड में होता है टेट्रागोनल, और 3 डायमेंशन में टेट्रागोनल, और कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर है। जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, 6 इसमें जो है
एंगल्स है और टेट्रागोनल में 4 एंगल्स है, लेकिन 3 एंगल्स हमें सामने से दिखते हैं और एक पीछे रहता है, इसीलिए इसे 3D कहते हैं। आप लोगों ने जो सिक्के होते हैं उस पे 4 शेर बने हुए देखे हैं, अशोक स्तंभ में रहते हैं सभी ने। यस मैम। यस मैम। कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं वो, कोई बताएगा? ऐसा रहता है, 3 तो हमें सामने से दिख रहे हैं और जो चौथा पीछे है वो दिख नहीं रहा है, ऐसे ही होता है। यस मैम। तो वो जो है, वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो गया, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, इसलिए उसे कहा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कि है तो 4 लेकिन दिख कितने रहे हैं, 3 ही एजेस दिख रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और होप कि आप लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाएंगे, आपको अगर कुछ समझना हो तो। टाइम हो गया है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा जितना पढ़ाया है। कल भी Yes, आप ma'am. लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। Yes, ma'am. कल Yes, ma'am. बायोलॉजी की क्लास लगेगी आपकी, ठीक है। रोजमिन परवीन मैम है, वो आपको पढ़ाएंगे 8:30 बजे। यस तो बी देयर, अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो। यस मैम। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस Thank Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, Good night. गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा।